आपके मुखिया और समस्त स्कूल शिक्षा परिवार को यहाँ पर पाकर मैं बेहद प्रसन्न हूँ। और मैं जयपुर के इतने लोगों ने मेरे को दर्शन कराए, इसके लिए मैं अनिल शर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। और ये देर योग है कि इन्होंने फोन किया, मैंने उठा लिया, और कोई स्थान उठा लेता तो हो सकता है कि आज के दिन मेरा और आपका मिलन संभव नहीं था। तो गणेश जी की कृपा है तो हमें जिन्हें यहाँ पर बैठ के मिलेंगे। अब ये बात है, मैं राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और आपका संगठन राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर काम करता है। दलगत, जातिगत, क्षेत्रगत सब भावनाओं से ऊपर उठकर आप शिक्षा देने का पूर्ण कार्य करते हैं। इसलिए इस पावन गंगा में आज मेरे को हाथ पैर धोने का मौका मिला तो अनिल जी के कारण जितनी बातें अनिल जी को कह रहे थे मेरे बारे में उतनी है नहीं, लेकिन मैंने ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत महापुरुषों को पढ़ा है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ाया, चंद्रशेखर को पढ़ाया, भगत सिंह को पढ़ाया, राज को पढ़ाया, मैंने चाणक्य को पढ़ाया, थोड़ा चंद्रगुप्त को पढ़ाया, मैंने थोड़ा राम को पढ़ाया, थोड़ा कृष्ण को पढ़ाया, थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ाया। तो इसलिए वो संस्कार हैं जिसके कारण दीन, हीन, गरीब, जरूरतमंद की लड़ाई लड़ने के लिए 70 साल की उम्र में भी जवान होता था। और आप आज राजनीति का स्तर आपको पता है, मैं खुद आके इसमें ऐसा महसूस कर रहा हूं कि एक नैतिक गिरावट वाला ऐसे दलदल में आके फंस गए जहां जनसेवा का कार्य तो छूट गया कि तू घर की सेवा कैसे हो, इसके बाद या मैं मेरा घर कैसे भरूं। राजनीति पूरी तरह से कमर्शियलाइज हो गई है, उद्योग बन गई है। जनसेवा का जिस जज्बे के साथ राजनीति प्रारंभ की गई थी उस मार्ग से राजनीति भटक गई है, पूरी तरह से भटक गई और उसके दुष्परिणाम देश के सामने, समाज के सामने सबको दिखाई दे रहे हैं। मैं तो उस मौके पर आपको यही कहना चाहूंगा, जहां जहां हम स्कूल चलाते हैं, शिक्षा देते हैं, वहां पर अब सिलेबस तो सरकार देते हैं, आपका काम शिक्षा देना है। लेकिन मैं इस मौके पर आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस शिक्षा के साथ साथ आप नैतिक शिक्षा पर जितना बल दोगे उतना समाज में पवित्रता आएगी, समाज का जो विखंडन हो जाए वो रुकेगा, समाज में बड़ी तेजी के साथ गिरावट आ रही है उस पर हम कुछ करेंगे। आप देख रहे होंगे, और हम तो पुराने हमारे स्कूल के समय की बातें याद है, हमसे टीचर पूछा करते थे, माँ बाप सोचते ही हमसे गए नहीं, माँ बाप के पैर छुए कि नहीं, आज उससे अपने जो बच्चों को दूर रहे, संस्कृति से दूर रहे, संस्कार से दूर रहे, और उसका परिणाम यह हो रहा है
कि किसी छात्र का गुरु के प्रति जितना सम्मान होना चाहिए वो गुरु को सम्मान नहीं मिल पा रहा। उसका परिणाम ये निकला है कि मेरे माता पिता को सेवा करनी चाहिए, बुढ़ापे में संभालना चाहिए, उनकी आज की पीढ़ी धक्का ना करे। हमने क्यों? उसका परिणाम यह हो रहा है कि निगेटिविटी इतनी फैल गई कि धर्म, समाज, संप्रदाय, राष्ट्र के प्रति जो विश्वास का भाव होना चाहिए था वो सब गायब हो गया। इनको स्थापित करने के लिए आपको विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है और आदर्श प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर आपको यही कहना चाहता हूं कि आप यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? अच्छे से अच्छे सरकारी स्कूल में नहीं जाने में आप क्या जाएंगे? क्योंकि शिक्षा है उस पर अच्छा मां भविष्य अच्छा है, मां पढ़ाई अच्छी है। इसलिए आप सभी डायरेक्टर से प्रार्थना करना चाहूंगा, जहां अपने शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा कर रखा हो वहां पर कभी रहो नैतिकता का पाठ या सिलेबस में है या नहीं, कोई हाथ कौन घटेगा इस तरह का कार्यक्रम आप अपने स्तर पर चलाएं जिससे एक बच्ची ना तुम्हारे स्कूल की करिए बाप ने छेड़खानी की, बच्चे चाचा करना चाहिए, उसमें गर्व हो गया, गर्व करा दिया। राष्ट्र के लिए खतरा, समाज के लिए खतरा है, हमारे सब के लिए खतरा है। हम नैतिक दृष्टि से कहां जाने के लिए गए और अगर आपने इस पर ध्यान नहीं किया तो राष्ट्र अस्तित्व समाप्त है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं बड़ी दिखा बहुत लोगों को आपको भी होगी और आज की शिक्षा के प्रति बच्चों में चिंता का भाव होगी तो कैसे शिक्षित किया जा सकता है? वो मेरे से ज्यादा आप समझते हो तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और नैतिक शिक्षा पर बल किया जाना बहुत जरूरी है। ये आपको पता है। अब आपने जैसे बताया कि मेरे पास इनसे बोर्ड का शेड्यूल बनाना चाहता हूँ, कभी बोलेंगे तो आदमी को शेड्यूल को बनाओ नफा लग जाए, उसमें बढ़ती चालू हो जाए। मैं कभी कहना चाहता हूँ कि आपको जहां भी जिस तरह का भी सहयोग मेरे को चाहिए आप 100 कदम चलोगे, डॉक्टर कोयला आपके साथ उसका मैं कोई राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाहता। अगर मेरा प्रभाव है, बीजेपी का प्रभाव है ना, शिक्षा का प्रभाव है, शिक्षा का वातावरण सुधरे, समाज का वातावरण सुधरे, इसके जो भी कुछ करना पड़े मैं आपके साथ करने से करना बिगाड़े करूंगा। मैंने इसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं की, लेकिन अखबारों में पढ़ता रहता हूँ आपका अभिभावकों का संघर्ष, हमें उससे भी कहना पड़ेगा आप बुला लिया, मैं आपके साथ हूँ, कल अभिभावक आगे लोगों से कहा हमारे साथ में रहो तो उसको पेरेंट्स बनाना पड़ेगा, उनका भी बुरा भी हो, उनके साथ भी अत्याचार भी हो और आपको भी भरोसा मिले सामाजिक से बैठाकर मैं आपके साथ हूँ। इस बात का भरोसा आप लोगों को देना। और कह रहे थे कि कोई जाति कोई भी दीन दुखी आ जाए तो उसके लिए तैयार रहते हैं। हमारे वहां आती में खड़ा हुआ तो हमारे जो मुस्लिम समाज के बैठे हैं राइट साइड, तो वैसे तो मैं कैसे संगठन से जुड़ा हुआ हूं जहां विचारधारा को लेकर कई विवाद खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब हम राजनीति में आए हैं तो जाति को स्थान नहीं होना चाहिए, यह धर्म के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, या ऊंचे बड़े पैसे वाला और छोटे का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
मैं प्रयास करता हूं, मानव है, गलती होती है, कि न किसी जाति के लिए, विशेष जाति के लिए, विशेष प्रभावशाली व्यक्ति के लिए, विशेष धर्म के लिए काम करके किसी एक व्यक्ति का, एक पक्ष का, एक ग्रुप का दिल दुखे, ऐसा काम मैं नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं कट्टर हिंदू हूं, लेकिन उससे पहले मैं गरीब, कुचले, दबे हुए, जिसको जानबूझ के परेशान किया जाता है, उसके साथ हमारे 2010 में घटना हुई, इनको पता, आपने भी पढ़ा होगा। मेवात में एक मस्जिद पर हमला हुआ। कुछ समाज कंटक और पुलिस ने घुसकर मस्जिद में 9 लोगों को ढेर कर दिया। और पवित्र स्थान मस्जिद तो सबसे बड़ा पवित्र स्थान होता है, और वहां पुलिस गोली चला दे और लोगों को मार दे, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है क्या? हमें विचारधारा का कट्टर होने के बावजूद भी वहां पर पहुंच गया। और मैंने कहा यह अन्याय है कि एक पावन धार्मिक मस्जिद में पुलिस गोली चला के लोगों को मार दे, इसको कम से कम डॉक्टर किरोड़ी लाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब ऐसी घटना होती तो पूरी इंटेलिजेंस, पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन मेरे पीछे लग जाता है कि ये कहीं नहीं पहुंचा है। लेकिन मेरे वहां से मेरे समाज के मुखियाओं को फोन आया, मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो। हमको पुलिस ने चुनौती दे दी, चारों तरफ से धारा 144 कर्फ्यू को लगा दिया, आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं गया यहीं से था, लेकिन सिकंदरा से मोटरसाइकिल लेके मैं ठेठ गोपालगढ़ के पास मेवात के आंदवाड़ी गांव में पहुंचकर मैंने सभा करके 144 भी तोड़ दी और जो गिरफ्तार करने वाले थे उनको गिरफ्तार कराया। स्थिति परिस्थिति ऐसी निर्माण की कि वहां राहुल गांधी को भी मोटरसाइकिल से आना पड़ा और इन गरीबों के साथ में अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। भाई मनुष्य है, मैं भी मानव, ये भी मानव। और कोई दानव अगर अत्याचार करे और आप और मैं जैसे शिक्षित व्यक्ति किसी की मदद में खड़े नहीं हो तो अपना मानव धर्म नहीं। अभी कुछ दिन पहले यहां पर हमारे थाना गाजी में आपने अखबारों में पढ़ा था, 5-6 मन चले, उनकी धर्मपत्नी जा रही थी, पति जा रहा था, नंगा किया, पति को भी कर दिया, पत्नी को भी कर दिया, गैंगरेप कर दिया। ये सामाजिक गिरावट है। क्या करे सरकार ऐसे मामले में? वो महिला दलित थी, हम पहुंच गए और उन्हें मजबूर कर दिया। मजबूर यहां तक किया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा और थाना गाजी पे राहुल गांधी को आना पड़ा और उस दलित परिवार को न्याय देना पड़ा। अब खिलाड़ी तो हूं, ज्यादा तो नहीं, लेकिन जनता में विश्वास है और जनता पर मेरे को विश्वास है और जनता को मेरे पर विश्वास है। तो जहां जहां वहां पर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जनता भी मिल जाती है। इसलिए इस मौके पर मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ साथ समाज में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए भी आपको कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। 1 करोड़ हो ना आप लोग, 1,86,000 बच्चे, 1 लाख डायरेक्टर, टीचर हो ना, 13 लाख में से आप 3 लाख मेरे को 3 का दे दो, मैं सरकार के भुट्टे टिका के बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान करूंगा। और ऐसा नहीं, अरे वो क्या कर्नल बैंसला मेरे दोस्त है, वो बेचारे जानते नहीं थे, हिंसक हो गए। हिंसा से नहीं, आप जानते हो गांधी जी ने, बूढ़े गांधी ने अपने हाथ में उघाड़े ढंग से हाथ में एक लाठी लेके उन अंग्रेजों को भगा दिया जिनके राज में सूरज नहीं छिपता था। अहिंसक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके, आपकी नहीं
राज्य की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करने की ताकत आप में। बस जरूरी यह है कि उसको मिशन मोड में लाना। उसको देखो, अपन मेरे लिए तो मैं बहुत कुछ करता हूं, आप भी अपने लिए करते हो, लेकिन अपन दूसरों के लिए क्या दे सकते हैं, समाज के लिए क्या दे सकते हैं, देश के लिए क्या दे सकते हैं, ये सोच जब आपके हृदय में घर कर जाएगा तो हर दीनहीन गरीब की सेवा करने के लिए आप भी वैसे ही तैयार हो जाओगे जैसे मैं हूं। अब मैं कोई अलग से तो हूं नहीं, वो 6 फुट का 70 साल का, पर मेरे दिलो दिमाग में इस बात की लौ चल रही है कि मैंने जब इस मानव जीव मेरे को मिला है, भगवान के दिए हुए इस नर नारायण की, इस जगत नारायण की मैं सेवा करना चाहता हूं, यह दृढ़ संकल्प मेरे में हृदय में है। और जब तक दृढ़ संकल्प है तब तक हिमालय क्यों नहीं चढ़ना पड़ता, हिमालय चढ़ने के लिए भी चाहिए। अब हमने तो कोई ज्यादा गांव के स्कूल में पढ़े थे, कोई ज्यादा ज्ञान देने वाले टीचर भी नहीं थे, लेकिन थोड़े आगे बढ़े तो हमारा छोटा मोटा किताबों से संपर्क हुआ। तो मैंने एक उदाहरण पढ़ा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बड़े परेशान थे कि मैं दैवी शक्ति का दर्शन करना चाहता हूं। बहुत जगह गए, कोई दैवी शक्ति का दर्शन कराने वाला उनको गुरु नहीं मिला। तो आप सब जानते हैं, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस के आश्रम को पहुंचे और उनसे कहने लगे आप देवी के दर्शन करके बताए। वो तो हाँ करता हूं। हाँ, मेरे को क्यों नहीं कराते? उनका कराएंगे। काफी दिन तक, काफी महीने तक परेशान हो गए। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस का हाथ पकड़ लिया कि आप ढोंग करते हो, आप बेवकूफ बनाते हो, आप कोई देवी के दर्शन न तो कर सकते न करा सकते। उनका तसल्ली लगा। बगल में आश्रम के पास एक तालाब था, उनका पहले स्नान करते हैं और फिर देवी का दर्शन कराएंगे। कूद गए तालाब में, रामकृष्ण परमहंस भी कूद गए पीछे पीछे, नहाने लग गए, तैरने लग गए। आपने तो पढ़ा होगा, मेरे ज्यादा ज्ञानी हो। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद की गर्दन पकड़ के डुबो दिया, सांस घुटने लगी, ऊपर आने के लिए तड़फड़ाने लगा और ये कहने लगा, अरे मेरे को मारोगे ही क्या? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देवी के दर्शन तो होंगे, लेकिन तपस्या, सहन, धैर्य इतना करना पड़ेगा। अब तुम करो मेरे को मारोगे तो एक बार मरने की स्थिति आएगी, अगर वहां से वापस हो गए तो देवी के दर्शन होने वाले नहीं। और आखिर में देवी के दर्शन हुए तो मैंने तो वहां से संस्कार दिया, भाई साक्षात मौत भी आ जाए तो मेरे को लगा कि इस गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं मौत से डरने वाला नहीं हूं, मैं मौत का आलिंगन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन गरीब को न्याय दिलाने के लिए दृष्टि से चाहे कितने भी कष्ट तकलीफ आ जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं। अब हमारे इलाके में कुछ लोग होंगे यहाँ पर, मेरे जैसा कोई बेवकूफ नेता भी नहीं है मेरे यहाँ। मैं सवाई माधोपुर से 89 में लोकसभा में गया, सर्वाधिक वोटों से जीत के गया। तो जब चुनाव का प्रचार हो रहा था तो एक गांव के 4 लोगों को डकैतों ने मां बाप के सामने गदासों से काट दिया, मर गए। मैं उस इलाके में प्रचार में था तो मेरे को पता लगा कि डकैतों ने किया। क्यों किया? एक भाई ने पुलिस को सूचना दे दी कि डकैत इस गांव में रुकता। पुलिस से बात ली, फिर डकैत ने मां बाप के सामने एक को काटा, दूसरे को काटा, तीसरे को काटा, चौथा जब काटने लगा डकैत तो बूढ़े माँ बाप डकैतों के पैर में पड़ गए, कहने लगे बुढ़ापे में सेवा के लिए एक को तो छोड़ दो। उनको ठोकर मारी, डकैत ने चौथे को भी ढेर कर दिया। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा की, मैं एमपी बनूं या ना बनूं, चुनाव के बाद इस डकैत का जंगलों से सफाया करना मेरा परम कर्तव्य है, धर्म है। वादा किया पब्लिक से, लाखों वोटों से जिताया। मेरी सरकार की मुख्यमंत्री धनसिंह जी टेमर का वो डकैत का मेरा मतलब ऐसे कैसे मरेगा, मुझे तो लगता है। अब हमको उम्र बढ़ गई, पहले गुस्सा होता था, अब भी आ जाता है।
आप भरोसा नहीं करोगे, मैं बंदूक लेकर 6 MLA मेरे साथ, 5000 लोग साथ, 15 दिन तक डांगों में घुमा बंदूक लेकर। कोई ऐसा पागल नेता नहीं मिलेगा। अभी कोई संभव है कि टकटे के पीछे नेता जाए उसको मारे, क्या पता हम ही मर जाए। लेकिन सत्य की लड़ाई लड़े, धर्म की लड़ाई लड़े, ईमानदारी से लड़ाई लड़ाई, वो डकैत मारा गया। तो अगर आप दिल से सच्चे हो, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, ईश्वर की लड़ाई लड़ रहे हो, तो चाहे कितनी परेशानी होगा, जीत आपकी होगी। हम तो कब से लड़ेंगे ना। और लोग मुकदमों से घबरा जाते हैं। मैंने 566 आंदोलन अब तक कर दिए। अभी जा रहा था 18 तारीख को करने के लिए, अपने त्रिनेत्र गणेश है ना सवाई माधोपुर, तो दर्शन 6 से 10 कर दिए। 6 से सुबह 6 से शाम को 6 बजे थे, कलेक्टर ने 6 से 10 कर दिया। बदनसीब से चट्टान और गए, रास्ता बंद हो गया। अब प्रशासन चट्टान को नहीं हटा। मेरे पास आए थे 100-200 लोग को, कैसा वो दर्शन 4 घंटे भी कर दिए और चट्टान और पड़ गई, पूरी हटा रहे। मेरे कलेक्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब चट्टान को हटाओ। वो साहब हटा देंगे, कितने दिन से पड़ी, 15 दिन से मंदिर लगे हुए, दर्शन नहीं कर पा रहे। मेरे दर्शन आपने छौट क्यों कर दिए? फिर मैंने वन मंत्री जी से बात करी और मैंने बयान दे दिया, या तो 17 तारीख तक चट्टान हो जाए, आदेश निकल जाए सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, नहीं तो 18 तारीख को डॉक्टर केवलाल भक्तों को लेकर चट्टान हटाएगा और गणेश जी का दर्शन कराएगा। हमारा बयान गया, 8 घंटे बाद आदेश हो गया, चट्टान टूटने लग गई, चट्टान टूटने लग गई और कल टूट के रास्ता साफ हो गया। और आज कलेक्टर साहब ने आदेश निकाल दिया कि दर्शन गणेश महाराज के यथावत रहेंगे। अब मैं सोचता हूं कि लोग कहते साहब आप मंत्री नहीं बने, मैं मंत्री बन जाता तो 50 मर्यादा में घुस जाता। मैं किसी को डांट नहीं सकता था, मैं सड़क पर उतर नहीं सकता था, सरकार को मजबूर नहीं कर सकता था। तो मंत्री बन जाता तो एक तरह से नस्बंदी हो रहा है, और हर भी दुखी हर तरह की लड़ाई लड़ेगा। मैं तत्पर आपसे लड़ाई, आप मैं लड़ूंगा, आपको जहां भी मेरी जरूरत पड़े मैं आपको तैयार हूं। और ये जो एक बात आई है, जो पंडित जी ने कहा कि स्कूल खुलते रुक गई ना, यही है। कुछ बीजेपी के विधायकों ने खिलाफत कर दी और माहौल ऐसा बना। और आप ही बताओ, रैली हो रही, महंगाई के विरोध आंदोलन हो रहा है, पेगासस के खिलाफ हो रहा है, सभाएं हो रही है। मैं भी इस कोरोना के दौरान 8-10 बड़े अभी वहां नागर प्यारीवास में 60-70 हजार की रैली करी है। जब वो इतनी बड़ी रैली हो रही है तो बच्चों को स्कूल खोल के पढ़ाने में क्या दिक्कत है? बच्चों में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इसके पक्ष में हो तो वैसे मत करो जैसे पंडित जी कह रहे हैं कि अपना तो चलाओ, ये तो मुकदमे लगा देंगे बिना बात के, होगा कुछ नहीं। आप तो ये तय करो कि कितने लोग किस जगह इकट्ठा हो सकते हैं, मैं आपका स्थान तय कर दूं, मैं आपके साथ चलूंगा। 144 तो होती है वो भी तोड़ेंगे और मुख्यमंत्री से आदेश लेके आएंगे कि स्कूल खोलने की घोषणा नहीं करोगे जब तक हम हमारा पैदल मार्च नहीं रोकेंगे। स्कूल खोलो और बच्चों का भविष्य बनाओ। तो कैसा सुना बना और तारीख तय कर लो। अपन चलते सरकार का, सरकार की छाया को स्कूल खोलने पड़ेगा सरकार को, क्योंकि जैसा चित्र उन्होंने किया गांव का बच्चा तो बहुत गुजर जाएगा। अरे आप तो ज्यादातर गांव पे खड़े हो, जयपुर शहर से जुड़े हुए लोग हो, लेकिन तो गांव के बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए भाई। तो चिंता करनी है तो
पर मनमानी भी ना कराए, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और करना चाहिए। मैं आप योजना तो आपका संगठन बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, आप तारीख में बोलते हो, मैं 21 तारीख को एक दूसरा कार्यक्रम, उससे पहले या बाद में जो भी आप उचित समझो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के सरकार को नंबर दे देंगे। और कल तो 15 अगस्त 16 को कर लो, 16 को कर लो, 17 को कर लो। गाँव से बच्चों के पेरेंट्स को भर के लाओ, मैं आपके गाँव वाले हाथ खड़े करो। आप ये बताओ, अरे हरियाणा में स्कूल खुलेंगे ना, पंजाब में खुलेंगे ना, मध्य प्रदेश में खुलेंगे, और क्या कहीं खुली, ये हमारा अकेले हमीर का वो प्रण है कि स्कूल खोलो, देश में कहीं खुले न खुले, राजस्थान में खुले। और कोरोना का है सही है, लेकिन व्यवस्था आपको करनी है भाई, सरकार की जिम्मेदारी है। स्कूल के डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं, स्कूल के टीचर की नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी। सरकार करे, सरकार जो है हम तो स्कूल का टीचर है, डायरेक्टर तो सोशल डिस्टेंस की मेंटेन कर सकता है, करेगा। हाँ, सैनिटाइजर है, मास्क है, बाकी के दूसरे बड़े घोटाले में इसमें नहीं। स्कूलों को बच्चे पढ़े, बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, मैं इस पक्ष का। इसलिए आप पैटर्न तय करो, मेरे को बता दो, मैं क्या मैं कहीं पे उलझा ही रहता हूँ। हम 21 तारीख को 7-8 हजार लोगों की तिरंगा यात्रा लेके आ रहा हूँ जयपुर में, दूसरे को नहीं देंगे, पर इस देश में मैं मेरा तिरंगा भी नहीं फहरा सकता, इस कटघरे में सरकार को तो खड़ा कर सकता हूँ ना। इसलिए आप प्रोग्राम तय करें। मैंने तो जीवन में अब तक 586 काम जरूर कर दिए। आमागढ़ पे गया था तो 1 नवंबर छोड़ने के बाद लगा दिया, पहले तो हिम्मत नहीं पड़ी, लगते रहते हैं।